तक आज के दौर में जितनी मशहूर एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम्स हैं या गवर्नर कंट्रोल सिस्टम्स हैं, डिस्पाइट दे आर very costly and very sophisticated piece of machineries, they still fail. So that was the time कि in 2017 I realized कि नहीं यार, ये जो चीज़ है ये काफ़ी नहीं है, और इसके बावजूद कि लोग इतना कॉस्टली इक्विपमेंट ले रहे हैं, इतनी सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल्स उस पर डिप्लॉय कर रहे हैं, और इसके बाद भी चीज़ें अगर फेल कर रही हैं, तो देयर इज समथिंग wrong with this, and there is some margin to do an inch more. So this was the age of digital control systems or digital relaying, digital protection systems. So that was that period. But now we are in 2020, 3 years. Now अब चीजें change हो रही हैं बहुत ज़्यादा. So that's why I thought कि कोई ऐसा system होना चाहिए जो कि adaptive हो, और वो मशीन के रिस्पॉन्स को सीख सके, उसको समझ सके, ना कि उसको हम एक प्रोग्राम बना के दे दें और वो उसको इम्प्लीमेंट कर दें. तो दैट वाज द आइडिया दैट मोटिवेटेड मी टू डू अ लिटिल बिट थिंग कि वो कंट्रोल सिस्टम से कुछ हट करो. और मैं बिल्कुल आम एक जो स्टूडेंट होता है इंजीनियरिंग का, उसकी तरह था, और उसी तरह से मैं चीज़ों को कोशिश कर रहा है क्या उसका और ऑप्शन हो सकते हैं और क्या, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं था. सो उसके बाद कुछ इंसिडेंट्स इस तरह से हुए कि बहुत एक्साइटेशन के कुछ इमरजेंसीज आ गई. एंड आई थिंक दैट दिस इज द एरिया के विच इज क्वाइट इट्स क्वाइट वर्दी के इस पे काम किया जाए. और फिर मैंने वही किया जो एक आम स्टूडेंट करता है, मैंने कुछ एक्सेल की हेल्प ली. तो इट्स वेरी ऑब्वियस के जब मशीन लर्निंग कोई भी आप किसी भी शख्स से बात करें जो कहीं ना कहीं फील्ड में बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी कहानी एक्सेल से शुरू हुई थी. तो मेरी कहानी भी वहीं एक्सेल से ही शुरू हुई थी, और मैंने यही ग्राफ्स और पैटर्न्स जितने भी थे जो मेरे टर्बाइंस के और गवर्नर्स के आ रहे थे, इनको मैं जो है वो एक्सेल पे प्लॉट करना शुरू हो गया. और एक्सेल के ऊपर अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर रेग्रेशन के और नॉन लीनियर रेग्रेशन के मॉडल्स हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर करें उस पर, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा. तो देन आई वेंट फॉर केयर, हाउ अबाउट लेट्स प्रेडिक्ट द पैटर्न इफ आई कैन मेक अ कर्व देयर, अ नॉन लीनियर कर्व देयर, और मैं उस कर्व की मदद से, एक्सक्यूज मी, या सो आई कैन लाइक एक्सट्रापोलेट दैट डेटा, और मैं फोरकास्ट कर सकता हूँ कि जी इस सिचुएशन के ऊपर क्या होगा. बट स्टिल वो बहुत ही मुख्तसर सा था. एंड एज द figure on right side is saying कि it was just an Excel sheet, so I have to move on with that. और मुझे realize हुआ कि Excel sheet एक हद तक काम कर पाएगी, उसके आगे मुझे बहुत ज़्यादा sophisticated मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी. और फिर मैंने उस पर मज़ीद सर्चिंग शुरू की, और फिर डेटा एनालिटिक्स से मेरा जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ, और मैंने उस पर काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू की. और फिर मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जी पावर सिस्टम्स के अंदर कोई एक ऐसी फील्ड मर्ज की जा चुकी है या की जा सकती है जो कि टिपिकल कंट्रोल्स से थोड़ी हट कर है और उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. और उस पर फिर मैंने काम करना शुरू किया. और डेफिनेटली इनिशियल जो आपकी मोटिवेशन होती है वो अपनी होती है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जिस एरिया को आप समझ रहे होते हैं, आपने डिस्कवर किया है, वो दुनिया में बहुत सारे लोग पहले से डिस्कवर कर चुके होते हैं, और बहुत सारे लोग उस पर, जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी, बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे थे और कर भी चुके थे. दो कि वो काम इतने ज़्यादा कहना चाहिए कि फाइनलाइज्ड नहीं था, या उतना आउटलाइंड वेरी वेल आउटलाइन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वो फर्स्ट स्टेप्स और फर्स्ट फाउंडेशंस रखना शुरू कर दी थी. और आज भी वो काम चलता आ रहा है. आज भी हम बिल्कुल इनिशियल फाउंडेशन लेवल पर ही काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पावर सिस्टम पर डिप्लॉय करके. और आज भी हम देखते हैं तो आज भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर, इनफैक्ट मैटलैब हो गया, ईटैप हो गया, आप लोग ये सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते होंगे. आई थिंक यूएटी के अंदर ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी अभी बहुत ज़्यादा कोई एआई से रिलेटेड इंटीग्रेशंस नहीं है. उन्होंने टूल बॉक्सेस डालना शुरू किए हैं, लेकिन अभी वो उस लेवल तक नहीं अचीव कर पाए जिस लेवल पर वो अभी दूसरी फील्ड्स में अप्लाई हो रही. अच्छा,
तो पहले बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स की कि ये क्या फिलॉसफी क्या है, किस तरह से डेटा एनालिटिक्स दूसरी फील्ड्स और टिपिकल कंट्रोल से मुख्तलिफ है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस फ्लो डायग्राम है जो मैंने तैयार किया था, कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऑन द वेरी राइट साइड अगर आप देखें तो एक डेटा टेस्ट डेटा है जिसको आप मशीन से मौसूल हो रहा है और आपने उस पर एक एनालिटिकल प्रोसेस जनरेट करना है, और वो एनालिटिकल प्रोसेस जो है वो पास्ट के एक्सपीरियंस की बेसिस पे डिटरमिन हो रहा है। यानी कि जो एनालिटिकल प्रोसेस है आपका, जिससे आप वो प्रोसेस करके डेटा का रिजल्ट निकालेंगे कि आया वहां पर वो सिचुएशंस थी या नहीं थी, या फिर इसका मतलब इस तरह के पैटर्न का मतलब क्या होता है, इस खास किस्म के पैटर्न का मतलब क्या होता है, तो वो एक पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस कर, यानी कि एनालिटिकल प्रोसेस जो टिपिकल कंट्रोल थ्योरी हमारी पहले हुआ करती थी, उसके अंदर वो टोटली हम उसको प्रोग्राम कर देते थे कि जब ऐसा होगा तो ऐसा करना, जब ऐसा होगा तो ऐसा करना। सिंपली इफ एल्स स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं। आप लोगों ने भी कई चीजें अगर आपने ट्राई की होगी, अगर आपने प्रोटेक्शन थ्योरी पढ़ी और उसके ऊपर आपने कोई रिले प्रोग्राम करने की कोशिश की है मैटलैब में, तो इट्स अ सिंपल इफ एंड एल्स स्टेटमेंट कोड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप देखें तो वो उसकी जितने भी करंट वैल्यूज हैं और उसके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर सिंपली इफ एंड एल्स कंडीशन लग रही होती है। तो फर्क यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स और टिपिकल कंट्रोल में इतना है कि एनालिटिकल प्रोसेस जो है डेटा एनालिटिक्स बेस्ड सिस्टम के अंदर पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पे इवॉल्व होता जा रहा है। वो एक फिक्स्ड प्रोग्राम नहीं है, वो एक इवॉल्व होता हुआ प्रोग्राम है जो कि एक्सपीरियंस के साथ साथ मुख्तलिफ होता जा रहा है। और आप उसको मजीद जो अगर आप देखेंगे डॉट्स जो मैंने बनाई है एडिशनल एक्सपीरियंस है जो आप इसको देते जा रहे हैं और उसकी वजह से उसका एनालिटिकल प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होती जा रही है। तो उसी तरह आप उसको डेटा दे रहे हैं जैसे क्लासिकल थ्योरीज में या क्लासिकल कंट्रोल थ्योरी में आप उसको देते थे, लेकिन इस बार आपका एल्गोरिथम एक ग्रोइंग एल्गोरिथम है जो कि चेंज करेगा, जिसका आउटपुट में आपको एक रिजल्ट मिलेगा और कुछ पैरामीटर्स मिलेंगे जो मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्वालिटी ऑफ रिजल्ट को डिटरमिन करते हैं कि F1 स्कोर होता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेजर डिफरेंस देखें यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स बेस्ड फिलॉसफी के अंदर और टिपिकल कंट्रोल फिलॉसफी के अंदर, तो जो एक प्रोमिनेंट फीचर है वो सिर्फ एक है और वो है डेटा। डेटा एक वाहिद चीज जो इन दोनों थ्योरीज को बहुत ज्यादा मुख्तलिफ और मुनफरिद कर देता है। और डेटा आप जिसको डेटा दे रहे हैं वो जिसका एक्सपीरियंस जनरेट कर रहा है वही एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो एक डेटा एनालिटिक्स या इंटेलिजेंट फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करा सकता है किसी भी फील्ड में। और इसी बेसिस पे अगर आप देखें तो सिर्फ पावर सिस्टम में नहीं बल्कि व्हीकल्स के अंदर, ऑटोमेटेड व्हीकल्स हैं उसके अंदर ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जा चुका है, और कैमरा इमेजिंग है उसके अंदर ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जा चुका है, और बेशतर हजारों फील्ड है उसके अंदर ये प्रिंसिपल सिमिलर इसी हायरार्की पे इम्प्लीमेंट किया जा चुका है कि उसको अब वो डेटा ड्रिवन फिलॉसफी पे चला रहे हैं। सो हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इंटेलिजेंस, बट इट्स इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन the nature of its data. So it's all data driven analytics. That's why it's also called data analytics. और ये जो एक्सपीरियंस हमने जनरेट किया अगर आप देखें पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पे वो एनालिटिकल प्रोसेस को इवॉल्व कर रहा है। ये अगर हम इंसानी जहन की कैफियत में अगर इसको महसूस करें तो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि हम अपने एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं और उसकी बेसिस पे अपने आने वाले अमल को इवॉल्व करते जाते हैं। और फिर जब वो एक्सपीरियंस बढ़ता है तो फिर हम आने वाले डिसीजंस को उस पर मजीद इवॉल्व करते हैं, इनको इम्प्रूव करते हैं। तो सिमिलरली जो हम लर्निंग का लफ्ज यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स में यूज करते हैं, इट्स एग्जैक्टली द इम्प्रेशन के आप अपने एल्गोरिथम और अपने डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। सो दैट वाज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ हाउ इंटेलिजेंस इज इम्प्लीमेंटेबल इन एनी फील्ड। ओके, सो देन फिर इसके बाद हम जब एनालिटिक्स में आते हैं तो यहाँ पे कहानी शुरू नहीं होती, बल्कि यहाँ कहानी जो है ना वो
बहुत आगे तक जा रही है। मतलब अगर आप देखें तो लर्निंग की जो मॉडल्स हमने डिस्कस किए कि ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है, ये एक सिंपल मैकेनिज्म ज़रूर है, लेकिन जितने भी एल्गोरिथम्स की टाइप हैं, जितने भी मॉडर्न टूल्स हैं, वो इस फिलॉसफी को फॉलो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो इतने सिंपल नहीं है। अब वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो गए और उनकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनके परफॉर्मेंस एक सिंपल सिस्टम से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और वो सिस्टम्स कौन-कौन से हैं? जैसे कि क्लासिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास एक 1992 में डिस्कवर या 1990s से भी पहले जो है वो डिस्कवर हुआ एक टूल था जिसको लोग यूज़ करते थे। अगर आपने नाम सुना हो कि जेनेटिक एल्गोरिथम के नाम से मशहूर था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एमआईटी पे पूरी एक लेक्चर सीरीज़ पड़ी हुई है। तो वो जो पूरा एरा था वो एक अलग था। उसके बाद मशीन लर्निंग आई, डीप लर्निंग आई, एडवर्सरियल लर्निंग आई, देन रीइंफोर्समेंट लर्निंग आई। तो ये सारी जो 5 के 5 कहना चाहिए कि टाइप्स ऑफ लर्निंग है, ये सारे के सारे उस बेसिक मॉडल जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा उसको फॉलो ज़रूर करते हैं, लेकिन ये उतने सिंपल नहीं है। ये अब उनसे कदरन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उनकी अपनी-अपनी स्पेशलाइज़ेशन है कि वो कहाँ और किस मकसद में इस्तेमाल होते हैं। और आप में से जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो आप इन्हीं स्पेसिफिक एरियाज़ को डिटेल में पढ़ रहे होंगे कि मशीन लर्निंग अगर है तो क्या है, और डीप लर्निंग है तो वो किस तरह से मशीन लर्निंग से डिफरेंट है। सेम विद द अदर टू टाइप्स। और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड साइंसेज हैं और इस पे पूरे कोर्सेज डिज़ाइन हुए हैं। तो जस्ट टू लेट यू गुड नेम्स ऑफ दीज फील्ड्स मैंने इनको मेंशन किया है, बट नॉट टू वरी कि अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, इट्स परफेक्टली फाइन। ओके, सो व्हाई इंटेलिजेंट सिस्टम? इससे पहले भी तो इंटेलिजेंट सिस्टम्स के बगैर काम जो है वो चल रहा था। तो थ्योरी तो बहुत इवॉल्व हो चुकी है। तो जैसे कि मेरे एक लिमिटेड एक्सपीरियंस करने के बाद भी जो है वो बहुत सारे मसलों में फेल हो रही थी, और जब मैंने उसको बहुत ज़्यादा डायग्नोस किया, और मैंने अकेले ने नहीं किया, हज़ारों लोग उस पे काम करते हैं। रिसर्च इज़ नॉट अ इंडिविजुअल वर्क, इट्स अ कोलैबोरेटिव वर्क। तो बहुत सारे लोगों ने उस पे काम किया। जब मैंने उनका काम पढ़ा तो मुझे उसकी डिटेल वजूहात नज़र आई जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं कि अच्छा, सो व्हाई इंटेलिजेंट पावर सिस्टम इज़ नेसेसरी। असल में हम करना क्या चाहते हैं? कोई भी सिस्टम जो हमारे पास होते हैं पावर सिस्टम्स के अंदर, या कोई अलग पावर सिस्टम नहीं भी होते, कोई डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, ड्रोन कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, एनीथिंग यू कैन इमेजिन ऑफ। तो अगर आप गिनती करें तो वो जो है वो लिमिटेड कुछ 4 से 5 चीज़ें करना चाह रहे हैं, जो मैंने राइट हैंड साइड की तरफ लिखी हुई है कि जी, या वो कंट्रोल करना चाह रहा है, या वो कंप्यूट करना चाह रहा है, या वो एस्टिमेट करना चाह रहा है कोई चीज़, या वो डिटेक्ट करना चाह रहा है, या वो क्लासिफाई कर रहा है, या वो ऑप्टिमाइज़ कर रहा है। तो ये कितनी 3 और 3 6 चीज़ें हैं। हर चीज़ के अंदर अगर आप देखें, आप इवन IEEE की वेबसाइट पे आप रिसर्च पेपर्स भी अगर देखें तो हर पेपर के अंदर ये लफ्ज़ आपको नज़र आएँगे जो इंटेलिजेंस या डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी रिलेवेंट होगा। वो ये 6 काम करना चाहते हैं, और एआई का काम है ही इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना। अब पावर सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि पावर सिस्टम की कंट्रोल टेक्निक पहले अगर आप देखें वो इनएफिशिएंट थी, स्पेशली जब डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन क्या है, मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन एक ये, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन अगर आप किसी भी सिस्टम में लगाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, और कंट्रोल सिस्टम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है। सो बहरहाल इस पे आप सर्च कर सकते हैं। तो कंट्रोल थ्योरी जो मॉड, और स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन इज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ स्मार्ट ग्रिड्स। तो अगर आप स्मार्ट ग्रिड्स पे इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, विच इज कमिंग इन कनाडा और यूएस, और इनफैक्ट इन चाइना, काफ़ी जगह उन्होंने माइक्रो ग्रिड्स वगैरह इंस्टॉलेशन शुरू कर दी है। तो अगर आप देखें तो कुछ अरसे के बाद जो ट्रेडिशनल सिस्टम कंट्रोल थ्योरी वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। यू नीड एन एफिशिएंट कंट्रोल। इसीलिए दूसरी जो फील्ड आती है वो भी इसी से रिलेटेड है। अब जाहिर सी बात है, चूंकि हजारों सिस्टम आपस में कनेक्टेड है, और आप में से जिन लोगों ने पावर सिस्टम एनालिसिस पढ़ी है तो आपको ये आइडिया होगा कि जब आप उसकी बसेस के नेटवर्क्स प्लॉट करते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, वो किसी भी आप मॉडल से कर लें, तो आपको पता है उसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं।
देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स, और वो आपने मेरे ख्याल अगर ट्रेडिशनल जो हादी सादात जो उसकी आपकी बुक है उसमें अगर आपने देखा होगा, उसमें तो कई चंद बुक्स नंबर ऑफ बसेस के लिए उन्होंने सॉल्व किया है। अगर आप ह्यूज बसेस के लिए जाते हैं, लेट्स से 100 बसेस का सिस्टम है, तो उसके कितने सारे वेरिएबल्स होंगे, और इतने सारे जब वेरिएबल्स होंगे तो उनकी कंप्यूटेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उसके लिए आपको कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट भी चाहिए, जो जिसके अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ डायनामिक प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी आपने डायनामिक थ्योरी नहीं पढ़ी, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स नहीं पढ़े, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा। फिर जैसे कि मैंने बताया, फॉल्ट सिलेक्शन, अक्सर जगह फॉल्ट्स आते हैं, लाइन फॉल्ट्स आते हैं, ग्राउंड फॉल्ट्स आते हैं, और इसके अलावा अंडर फ्रीक्वेंसी, ओवर वोल्टेज, इस तरह के कई सारे फॉल्ट्स आते हैं। तो कई सारे फॉल्ट्स इसमें से मिलते जुलते होते हैं जो हमारी अक्सर रिले गलत डिटेक्ट कर लेती हैं। तो उसके अंदर भी हमें प्रिसाइजनेस चाहिए होती है। तो फिर उसके अंदर हम कोशिश करते हैं, जो पीछे हमने 5-6 एल्गोरिथम दिखे थे या टेक्नोलॉजीज देखी थी आर्टिफिशियल, उनमें हम उनको सेलेक्ट करते हैं जो हाई प्रिसिशन एल्गोरिथम। फिर उसके बाद वो इकोनॉमिक मॉडल की बात आती है कि इकोनॉमिक मॉडल है और उसकी सिस्टम परफॉर्मेंस क्या है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसमें प्राइस वाली वैल्यू हमारे जहन में नहीं होती। तो हम प्राइस के मॉडल को, यानी इकोनॉमिक उसके मॉडल को, और हम उसके सिस्टम परफॉर्मेंस मॉडल को, दोनों को अलग अलग रखते हैं हमेशा, और उसके इंजीनियर्स भी अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, और अगर ये एक सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए तो एक अच्छा इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। फिर पावर क्वालिटी के इशूज हैं, अगर हम इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, और स्पेशली दिस वी आर गोइंग इनटू द नेक्स्ट स्टेज। अब वो ऑपरेशन इंजीनियर्स और ट्रेडिशनल मेंटेनेंस इंजीनियर, वो आज से 30 साल पुरानी कहानी होगी। दीज आर द न्यू प्रोफेशंस वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो वो नीचे मैंने एक लिंक दिया हुआ है, अगर आप IEEE एक्सेस यूज करते हैं तो आप उसको जरूर यूज करें, और उस पर एक बड़ा अच्छा पेपर है, उसके अंदर इन चीज़ों को बड़ा तफसील से उन्होंने डिस्कस किया है कि ये क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आगे फ्यूचर में हम फेस करने वाले हैं। देन अगेन मैंने बताया, अब चूंकि पुरानी फील्ड्स तो सारी क्लोज हो रही हैं, अब आपने नई तरफ देखना है कि AI बेस्ड सिस्टम्स आ रहे हैं, तो उनमें कौन सी नई फील्ड, उनमें ये सारी फील्ड्स हैं कि आपने फोरकास्टिंग करनी होगी। फॉर एग्जांपल फोरकास्टिंग हमेशा से होती भी रही है। अगर आप देखें तो एनर्जी की फोरकास्ट जितने भी मुल्क हैं वो करते हैं। इवन पहले फोरकास्टिंग की थी। मार्केट रिसर्च ये एक अलग फील्ड है। अक्सर लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं उन्होंने ये नाम सुना होगा। फिर फॉल्ट डिटेक्शन है और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी मार्केट्स एक बहुत बड़ी फील्ड है, और डिमांड रिस्पॉन्स है, और ये सारी फील्ड्स हैं। अगर आप इसको, मतलब अगर मैं इसको डिस्कस करने बैठूं तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम या सो। ये जस्ट मैंने लिखी इसलिए कि आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू करें, और यू शुड हैव फ्लेवर के इलेक्ट्रिसिटी में ट्रेडिशनल टेक्निकल जॉब्स के अलावा और रिसर्च बेस्ड जॉब्स भी हैं जो कि आप कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पीपल हायर यू फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड दे कैन टेक सर्विसेज फ्रॉम यू फॉर लेट्स से मार्केट रिसर्च, बट इट्स क्वाइट कॉमन। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब उसके आगे भी देखना है। कंट्रोल थ्योरी के आगे तो देख लिया हमने, अब AI के आगे क्या है, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, और मेरे नज़दीक ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट सवाल है, और शायद आप लोग इतना ज़्यादा फेमिलियर अगर नहीं है तो आपको शायद इतना रेलेवेंट ना लगे, लेकिन कल को आप जो फील्ड अगर ये एक्वायर करते हैं तो ये बातें जो है कि चैलेंजेस AI के साथ क्या होंगे हमारे, तो ये बहुत रेलेवेंट चीज़ है, और इस पे डेफिनेटली आप लोगों ने ही काम करना है। तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे ये आपसे बात नहीं करूँगा कि वो जो रोबोट्स आएंगे और को ऑक्यूपाई कर लेंगे ह्यूमन रेस को, इस तरह की कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट अ टेक्निकल थिंग कि चैलेंजेस सिंपली ये कि डेटा लिमिटेशन है और ऑगमेंटेशन। तो आपको पता है कि आपको लोगों के फ़ोन नंबर्स की लिस्ट चाहिए, आपको सारी ऑनलाइन मिल जाएगी। आपको लोगों के एड्रेसेस चाहिए, वो ऑनलाइन सारी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको वापडा के किसी पावर प्लांट का डेटा चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। आई कैन गारंटी दैट, वो बहुत मुश्किल से मिलेगा, या बाज़ औक़ात उसको इस तरह से मेंटेन भी नहीं किया होता कि वो आज से शायद 30 साल पुराना डेटा आपको नहीं दे सके। तो हमारे पास डेटा की बहुत लिमिटेशन है व्हेन इट कम्स टू पावर सिस्टम टेक्नोलॉजी।
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जितना आपका, क्योंकि आपको ये चीज़ अब मालूम है, आप ये जान चुके हैं कि आपकी जितना भी एक्सक्यूज मी, आई थिंक देयर इज सम कमेंट्स, आई एम गुड राइट। सो जितने भी आपकी लर्निंग है वो एक्सपीरियंस की बेसिस पे हो रही है, और जब मैं एक्सपीरियंस कहता हूँ तो एक्सपीरियंस मींस डेटा। अगर डेटा कम है तो एक्सपीरियंस कम है, और एक्सपीरियंस कम है तो आपकी ट्रेनिंग गलत हो रही है, आपके एल्गोरिथम की ट्रेनिंग गलत हो रही है। तो आपको एक ह्यूज डेटा चाहिए, जो आज के दौर में पावर सिस्टम्स जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो आपको इतना पुराना डेटा, तो डेफिनेटली उसमें फिर डेटा को ऑगमेंट किया जाता है। इट्स अनदर टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय डेटा एनालिटिक्स पीपल के किस तरह से डेटा को ऑगमेंट करके आप डेटा से और डेटा क्रिएट कर सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट लाइक इमेजिनेशन। और बीच में आपने देखा होगा कि कई सारी इस तरह की न्यूज़ भी बड़ी वायरल थी कि जी कई कैट्स की इमेजेस से उन्होंने कई हजारों कैट्स की और इमेज बना दी, उन कैट्स की जो कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो दैट्स कॉल्ड एक्चुअली ऑगमेंटेशन। तो ऑगमेंटेशन की फील्ड इज वुड बी अ वेरी डोमिनेंट फीचर इन द फ्यूचर फॉर पावर सिस्टम, स्पेशली क्योंकि डेटा हमारे पास बहुत लिमिटेड है। फिर दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आपको पता होता है, आप अपने कॉर्पोरेट ओनर्स को स्टेक पे ले सकते हैं कि जी मैं ये डिसीजन इसलिए ले रहा हूँ और इसका ये रीजन है। लेकिन जब आप एक प्रोग्राम को डिप्लॉय कर देंगे डिसीजन मेकिंग पे, तो वो तो कुछ भी फैसला ले सकता है और कुछ भी ले सकता है जिसका वो आपको जवाब नहीं देगा। वो उसे बोलेगा ये बेस्ट डिसीजन है, यू हैव टू टेक दैट डिसीजन, यू हैव टू टेक दैट वैल्यू, यू हैव टू टेक दैट पॉलिसी, व्हाटएवर यू आर वर्किंग ऑन। लेकिन वो आप उसको उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। That's a very big problem and a practical problem कि आप अपने बॉस को कह रहे हैं 3 दिन के लिए प्लांट शट डाउन कर दें क्योंकि मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर कह रहा है। So how can you gonna convince your boss कि this is the solution and this is the optimal solution? So this is a problem, और इसके लिए भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। स्टिल ऐसा नहीं है कि इस पे कोई काम नहीं है, उस पर भी आगे बहुत सारा काम हो चुका है। और हमने जो बात की थी उसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात की थी, एजेंट बेस्ड लर्निंग की बात की थी। तो एक्चुअली एजेंट बेस्ड लर्निंग यही है कि वो एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ एक स्पेसिफिक साइड जा रही है। तो दैट इज वेरी रेलेवेंट फॉर पावर सिस्टम पीपल, इसके पर हमें सोचना चाहिए। अगेन या Hello, sir. Can you hear me? तो सर कमेंट्स में जो है एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपका क्या ख्याल है कि हम लोग डेटा एनालिसिस के लिए और डीप लर्निंग के लिए कौन सी लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं? जी। अच्छा, ऐसा है कि it's less about programming and it's more about using the programming. So definitely आप हमेशा जब भी सेलेक्ट करें कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, तो आपको 10,000 लोग 10,000 बातें बताएंगे कि ये बेहतर है, ये बेहतर। ऑलवेज गो फॉर दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर आपको उस मतलब की लाइब्रेरी मिल रही है, ठीक है। लाइब्रेरी से क्या मुराद है, बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर होंगे कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई काम करना चाह रहे हैं, यू हैव अ इंटेंशन कि आपने एक खास किस्म का एल्गोरिथम डिप्लॉय करना है, तो अब उसके अंदर आपने ये करना है कि आपने सिंपली वो एल्गोरिथम करना है। रेस्ट ऑफ द फील्ड वो कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है, इट हैज नथिंग टू डू विद यू। तो आपको सबसे पहले चेक ये करना है कि जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप पिक कर रहे हो उसके अंदर वो लाइब्रेरी हो। लेट्स से कि अगर मैं फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल दी थी कि पावर सिस्टम एनालिसिस के अंदर हम बसेस को एनालाइज करें, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और वो मल्टी एरे मॉडल बनता है, उसमें टेंसर्स बन सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा
कि टेंसरफ्लो लाइब्रेरी जिसमें हो मैं वो वाली लैंग्वेज उठाऊं। How it works. Yeah, can you hear me? Okay. Then number two ये है कि Python is one of the most richest in libraries. So अगर आप में से किसी ने स्टार्ट नहीं किया ये चीज़ फर्स्ट टाइम कर रहा है, go for Python. R भी अच्छी लैंग्वेज है, R language is also good, but मेरा उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है. I've always worked on MATLAB की भी कुछ स्पेसिफिक ऑडिशंस हैं, उसके अंदर है आपका Octave. I think Octave is good. आप Octave पे कर सकते हैं. इसके अलावा Python is best up till now क्योंकि उसके अंदर मुझे बहुत सारी लाइब्रेरीज मिली हैं and it's quite friendly. In fact अगर आप if you are working on web space तो उसके साथ भी उसका इंटरेक्शन with AI बहुत अच्छा हो जाता है. So I would prefer कि अगर आपने बिल्कुल zero से स्टार्ट लेना है, go for Python, but don't be restricted to Python. It may totally depend on your application when you are what we are putting with. अच्छा, your background is in auto mechanical, so kindly elaborate a little bit. Yes, mechanical का बहुत ज़्यादा scope है इसमें. You have heard of mechatronics, and that's all about AI taking place in mechanical engineering or automotives. There is a very good specialization in AVRs, I think. Automated vehicles के कोर्स है, I guess आप उसको चेक कर सकते हैं, Coursera पे वो अवेलेबल है. It's a specialization. So उसके लिए आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड चाहिए होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं. लेकिन उसके अलावा जो है आप थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बिल्ड करके उस स्पेशलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं जो कि ऑटोमेटेड व्हीकल्स की तरफ जा रही है. और इट्स अ वेरी गुड फील्ड. और अभी ये बिल्कुल समझ लें कि इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ दैट फील्ड. ये अभी दुनिया में मैंने बहुत कम जगह देखी, एक आध यूनिवर्सिटी है वही ऑफर कर रही है. आई गेस यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इज ऑफरिंग some of the courses from this, so that could be a very interesting side. इसके अलावा I don't know about robotics much, but there are a lot of people in Pakistan who are working I think I will share his link, so you can also take him on board. He's excellent. He's amazing with AI and robotics, so he can guide you better than me. Acha, which system we call is AI? I'm not sure what you're asking. The system we call is AI. जैसा कि मैंने एक मॉडल बताया था आपको कि एक इंटेलिजेंस, आप एक कंट्रोल सिस्टम में इंटेलिजेंस इसी तरह का डिप्लॉय करें बाय एनी मीन्स, जो कि अब तक हम डेटा की बेसिस पे करते आए हैं, तो बस अगर आप उसको लर्निंग के प्रोसेस से गुजार रहे हैं कि वो एक चीज़ लर्न कर रहा है, उसको आप ट्रेन कर रहे हो और फिर वो उसको ऊपर टेस्ट हो रहा है, तो दैट्स द प्रोसेस वी कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So yeah, but it's a quite fancy word. Everyone use it nowadays. But the thing is, it's just simple as that. But when you go inside, it can be a lot of complicated than that. A system which can learn. Yes, of course, this is right. Yes, self-driving cars. Yes. So ये बहुत अच्छा कोर्स है, आप उसको जरूर देखें अगर आपका इंटरेस्ट है. Self driving cars, yes, self driving cars उसका एग्जैक्ट नाम है. So you must try that course. It's an amazing course, or it can bring a lot of potential. और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ थोड़ा सा एक इशू, जस्ट आउट द टॉपिक थोड़ा सा, कि इंजीनियर्स जो हैं वो आज भी वही नौकरियां ढूंढ रहे हैं, जॉब्स ढूंढ रहे हैं पेपर्स में जो आज से 30 साल पहले लोग ढूंढ रहे थे. So wrong with degree, it's something wrong with your mindset. You have to think in 2020. ये जो जॉब है ये आज की नहीं है, ये पुरानी है. आप आज की जॉब्स को रेलेवेंट सर्च करें और दुनिया में देखें कि कौन कौन सी जॉब्स नई इमर्ज हो रही हैं. सो यू शुड ट्राई फॉर देम और अपनी स्किल्स को उस हिसाब से अपग्रेड करें. वो पुराने चलते चलाते कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस उनके चक्कर में ना पड़े.
Yes, any further question if you would like to ask, we can. Yes. सर मिनिमम कितना डाटा चाहिए होता है, मतलब अगर लेट्स सपोज हम पावर स्टेशन पे काम करना चाहते हैं तो मतलब 1 साल का बहुत रहेगा या महीने कितने? सर थोड़ा सा लाउड बोलिएगा कहीं। सर लेट्स सपोज हम ग्रिड स्टेशन पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए डाटा चाहिए होगा हमें मॉडल को ट्रेन करने के लिए, तो मिनिमम बिल्कुल। कितना होना चाहिए, मतलब डाटा मॉडल अच्छा ट्रेन हो जाए जिससे? अच्छा, ये एक अच्छा सवाल है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि फील्ड से मिलियंस ऑफ डेटा ले रहे हैं। एग्जाम्पल एक फॉल्ट आता है, करंट फॉल्ट देख रहे हैं, साल में 20 बार आ जाएगा अगर बहुत ही कोई, लेकिन अगर आपके पास yeah, hello, can you hear me? सर बीच में वो ग्लिचेस आ जाते हैं, ब्रेक हो जाती है आईडी। आपको एप्लीकेशन Mohsin, can you repeat? सर ऑडियो ब्रेक हो रहा है, शायद कनेक्शन का इशू आ रहा है, तो उसकी वजह से मतलब कि आंसर प्रॉपर तरीके से वो हो नहीं पाया कन्वे। So yeah, I think there is some issue with the internet. So अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो चैट में शेयर कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सॉरी, मैंने आज ही मैंने कांटेक्ट किया आपके साथ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सर आपके साथ पढ़कर। यानी कि मैं अभी बिगनर हूँ, यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर भी स्टार्ट हुआ है। तो सर मैंने अभी पाइथन की है, पाइथन की सारी बेसिक्स पढ़ ली है और C++ की सारी बेसिक्स पढ़ ली हुई है।
ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे कदम रखा जाए और ऐप डेवलपमेंट में आगे कदम रखा जाए। तो इसके लिए मैं पाइथन को फॉलो करूँ या सी प्लस प्लस को फॉलो करूँ? Yeah, I would suggest you should go for Python. C++ is good for having a sense of programming. It's good, and it's a strong language, of course, definitely. But you should go for सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप डेटा क्लीनिंग वगैरह वाली साइड कोर्सेज भी, अगर आप पूछना चाहते हैं भी क्वेश्चंस, क्योंकि इंटरनेट